तो यहाँ देखिएगा गौर से, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। तो सोच समझ के बताइएगा कि दोनों अम्ल में सबसे प्रबल कौन होगा, प्रबल यानी ये स्ट्रॉन्ग कौन होगा सबसे ज़्यादा। तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वो दुर्बल होगा। दुर्बल माने कमज़ोर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अम्ल, भस्म तथा लवण की कहानी पढ़ेंगे, हमारी अधूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग अम्ल भस्म की अधूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स में पूरा एक्सप्लेन के साथ एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम लोग चैप्टर 2 को फिनिश करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए हम शुरू करते हैं फटाफट, इसकी अधूरी कहानी को पूरी करते हैं इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अम्ल क्या होता है। यहाँ पे कुछ चार्ट बनाया गया है, इसी चार्ट को आज इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। सबसे पहले समझेंगे अम्ल क्या है, उसके बाद अम्ल के गुण, पीएच स्केल और अम्ल के स्रोत क्या है वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एकदम फटाफट। तो देखिए अब हम लोग अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल जो है ये लैटिन भाषा के एसिडस से उत्पन्न हुआ है। किसे, लैटिन भाषा के एसिडस, उसको लिखते हैं यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अम्ल जो है लैटिन भाषा के एसिडस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। देखिए अब यहाँ पे समझेंगे कि लैटिन भाषा का मतलब क्या होता है, एक एक चीज़ को हम कंप्लीटली बताएंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द है लैटिन भाषा, ठीक है, लैटिन भाषा। देखिए लैटिन भाषा या जब ग्रीक वर्ड आता है ना, ग्रीक भाषा, तो इसका मतलब होता है कि अगर इस लैंग्वेज में, इस भाषा में किसी एक चीज़ का मान अगर फिक्स कर दिया गया, यानी किसी एक चीज़ का अगर अर्थ फिक्स कर दिया गया, तो वैसे कंडीशन में उसका अर्थ कभी नहीं बदलेगा, कहीं नहीं बदलेगा। मतलब इसी शब्द का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में किया जा सकता है, अमेरिका, जापान, रूस, कहीं भी किया जा सकता है। तो लैटिन शब्द वह है कि जिसका अर्थ कहीं नहीं बदलता है, उसको हम लैटिन शब्द या उसको ग्रीक वर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे पाई, पाई को भारत में भी पाई कहा जाता है, चाइना में, जापान में, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जितना भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में है उन सबको उसी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जिनको हम हर एक लेवल पर सब जगह सेम टू सेम इस्तेमाल करते हैं, तो वही होता है क्या चीज़, हमारा लैटिन शब्द। आई होप आपको समझ में होगा कि एसिडस का अर्थ क्या होता है, तो खट्टा होता है। अब यहाँ पे हम अम्ल का परिभाषा लिख सकते हैं इसके आधार पर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। खट्टा कहने का मतलब है कि सर हमने तो इमली तो बहुत खाया है सर, जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय, चाहे छोटी बच्ची थे तो उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा इमली या ऐसे बहुत सारी चीज़ खा रहे थे जिसमें खट्टापन महसूस हो रहा था हमको, जिसमें स्वाद में हमको खट्टे फीलिंग हो रही थी। तो वैसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। यानी उसके अंदर अम्ल मौजूद होता है जिसके कारण वो खट्टा दिखता है। जैसे इमली, अगर इमली की कहानी शुरू करें, यहाँ पे अगर इमली आपको दिखा रहे तो आपको चटक बहुत ज़्यादा लगेगा। तो कहने का सेंस है कि इमली में क्या मिलता है, तो अम्ल मिलता है, ठीक है, जिस वजह से वो खट्टा मिलता है, समझ रहे हैं, ठीक है। नींबू भी हो गया, जैसे अनारस हो गया, एप्पल हो गया, या इसके अलावा चाय पत्ती हो गया, इन सब के अंदर क्या मिलते हैं, तो अम्ल मिलते हैं, जिस वजह से वो खट्टे दिखते हैं। यानी जो चीज़ भी ब्रह्मांड में खट्टा स्वाद में लग रहा है, समझिएगा उसके अंदर एसिड है, क्या है, अम्ल है। ये कहानी समझ में आया आपको। तो हम लोग समझ चुके हैं कि अम्ल क्या होता है। उसके बाद अब समझते हैं कि इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस गुण के आधार पर कहेंगे कि कोई चीज़ अम्ल है, या कोई पदार्थ या कोई मैटर क्या है, अम्ल है। तो उसकी कहानी अब शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जल में घुलकर H+ आयन देता है। H+ का मतलब कि हाइड्रोजन आयन देता है। यानी जब भी किसी अम्ल को हम जल में घोलेंगे ना, घोरेंगे, तो जल में घोलने के बाद वो जो अम्ल होगा ना वो H+ आयन देगा। ये इसकी विशेषता है, ठीक है, क्या इसकी विशेषता है, यानी जल में जब घोलेंगे तभी H+ आयन देगा। उसके बाद अगर दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण है मुक्त करता है। यह दूसरा इसकी विशेषता है कि जब भी अम्ल धातु से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन माने अभिक्रिया करेगा, तो वैसे कंडीशन में रिएक्शन होने के बाद आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, मुक्त होगा, निकलेगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सपोज डेट कि अगर हम जिंक सल्फेट या H2SO4
ये एक अम्ल है जो सबसे प्रबल अम्ल है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगर हम आयरन से करा दे, आयरन माने लोहा एक तरह से है, ठीक है, याद रखिएगा ये। इससे अगर मतलब धातु होना चाहिए, आयरन भी धातु है, लोहा एक धातु है, ठीक है। तो H2SO4 की अभिक्रिया अगर हम Fe यानी लोहा से करा दे, आयरन से, तो वैसे कंडीशन में रिएक्शन होने के बाद इसमें जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और आपको पहले चैप्टर में हमने रिएक्शन तो पूरा पढ़ा ही दिया है, गौर से सुनिएगा। जब भी रिएक्शन होगा ना तो ये चार्ज का खेला होता है। किसका? चार्ज यानी आवेश का। हम जानते हैं कि सर हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होता है और SO4 के पास माइनस और आयरन के पास प्लस चार्ज होता है। तो जब भी रिएक्शन होगा ना तो ये प्लस वाला इससे हट जाएगा और ये वाला जाके इससे सट जाएगा, मतलब कहने का मतलब रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली जब ये हाइड्रोजन इससे रिलीज होगा ना तो हाइड्रोजन हो जाएगा अलगे, यानी H2 अलगे हो जाएगा, प्लस चार्ज। और यहाँ देखिएगा ये जो Fe दिख रहा है ना ये SO4 से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तब बनेगा क्या चीज़? FeSO4, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। और देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया है अलग, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप पहला चैप्टर वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें ना रिएक्शन कैसे किया जाता है, ये दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें आपको समझाया हुआ है। फिलहाल आपको यहाँ से देख के समझ में लग रहा है कि जब भी ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में चिपके हुए ना तो रिएक्शन करने के बाद ये दोनों अलगे हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। और जब सेपरेट होंगे तो ये आयरन इससे चिपकेगा तो बनाएगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और यहाँ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो यही तो हमने लिखा है कि यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस चिपका था और यहाँ पे क्या हो गया? निकल गया है। तो ये उसका दूसरा विशेषता था। तीसरा विशेषता अगर हम बात करें यानी गुण, तो तीसरा है कि यहाँ पे यह स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। सही बात है, ये पहले भी हमने आपको समझा दिया था, इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई है। और लास्ट जो चौथा इसका विशेषता है वो गौर से सुनिएगा। देखिए अम्ल जितने भी होते हैं ना उसको हम एक स्केल से मेज़रमेंट करते हैं और उस स्केल का नाम है pH स्केल। क्या नाम है उसका? pH स्केल। अब थोड़ा इसकी कहानी समझते हैं। देखिएगा अगर हम pH स्केल की बात करें तो pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सांद्रता या हाइड्रोजन की शक्ति, या कभी कभी इसका नाम ना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी दे देता है, यानी हाइड्रोजन का विभव ये भी दे देता है। तो याद रखिएगा। देखिए ये जो स्केल है ना एक तरह का ये एक स्केल है, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी pH का है एक स्केल है। इस स्केल को एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था जी? सोरेनसन। यहाँ पे हम लिख देते हैं सोरेनसन, ठीक है। तो ये सोरेनसन ने दिया था pH स्केल, याद रखिएगा। अब ये होता क्या था, ध्यान सुनिएगा। ये 1 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है, ठीक है। कितना से? 1 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है। अब यहाँ देखिएगा, यानी 14 से होगा तो इसका मतलब कि बीच में जरूर कहीं ना कहीं 7 होगा, ठीक है। और शुरू हुआ 1 से और यहाँ लास्ट में कितना हो जाएगा? तो ये 14 यानी 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि pH एक स्केल है जो 1 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। इसको दिया था सोरेनसन ने। अब देखिएगा ध्यान से, अगर किसी अम्ल मतलब अगर किसी पदार्थ का pH 7 से कम है, 7 से कम यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अगर किसी पदार्थ का pH 7 से कम है तो इसका मतलब कि वो एसिड है। क्या है? एसिड है, याद रखिएगा। यानी यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हुआ कि अगर 7 से कम हुआ, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7, यानी 7 नहीं, एग्जैक्ट 7 से कम, तो वैसे कंडीशन को या वैसे पदार्थ को हम एसिड बोलेंगे। तो यहाँ से एक और हमको विशेषता मिला कि तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अम्ल का जो pH होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ये 7 से क्या होता है? कम होता है। तो 7 से कम होगा तो एसिड। अब 7 होगा तो क्या होगा? तो 7 होता है तो उसको बोलते हैं हम उदासीन। यानी अगर किसी विलयन या किसी पदार्थ का pH 7 हुआ तो वो उदासीन होता है। वो तो ना ही खट्टा लगेगा, ना ही कड़वा, ना ही तीता, कुछ भी, मतलब उसका स्वाद कुछ नहीं होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन सर अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो 7 से अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज़? तो उसको बोलेंगे भस्म या बेस, जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब सर ये pH पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता क्या है? तो गौर से सुनिएगा। देखिए हम यहाँ पे 2 कंपाउंड लिख रहे हैं यानी अम्ल लिख रहे हैं। एक होता है HCl
HCl, और दूसरा होता है H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब ये दोनों के दोनों ना अम्ल है। यहाँ पर देखिएगा, इस अम्ल को तो पहचानते हैं क्योंकि हमने बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे आमाशय यानी पेट में क्या होता है, स्रावित होता है, निकलता है, और इसका pH 1.8 होता है लगभग। कितना होता है? 1.8 होता है। तो जब pH 1.8 है यानी 1 और 2 के बीच है, तो इसका मतलब कि ये अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब गौर से देखिएगा दोस्तों कि pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी ज़्यादा है, कितनी है, ठीक है, किसी पदार्थ में। तो यहाँ देखिएगा गौर से, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? तो 2 है। तो सोच समझ के बताइएगा कि दोनों अम्ल में सबसे प्रबल कौन होगा? प्रबल यानी ये स्ट्रॉन्ग कौन होगा सबसे ज़्यादा? तो जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वो दुर्बल होगा। दुर्बल माने कमज़ोर, ठीक है। तो इन दोनों में अगर तुलना करें तो सबसे प्रबल कौन होता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसी को तो हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? तो किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो किंग ऑफ एसिड यानी रसायनों का राजा। इससे कोई ताकतवर नहीं है। अम्लों में सबसे डेंजरस या सबसे ताकतवर कौन है? तो किंग ऑफ एसिड है, जिसको H2SO4 हम बोलते हैं और सबसे बुलवाते हैं। मतलब अगर ये H2SO4 हमारे शरीर पर गिर गया ना तो हड्डी तक को ये जला सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे प्रबल अम्ल यही है, इससे कोई प्रबल है नहीं। तो अगर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब कि सबसे खतरनाक अम्ल वो साबित हो सकता है। लेकिन जानते हैं अम्ल के प्रभाव को 2 लोग मिलकर ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक तो अगर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक तो अगर हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो समझिएगा कि वो दुर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी अम्ल में C यानी कार्बन आ गया, क्या आ गया? कार्बन। तो कार्बन आएगा तो समझिएगा कि अम्ल की जो प्रबलता है वो कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। तो अम्ल की प्रबलता 2 लोग कम कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन का डिक्रीज होना यानी कम होना, और दूसरा अगर उसमें कार्बन की संख्या बढ़ गया या एक भी अगर कार्बन आ गया तो समझिएगा कि वो अम्ल का प्रबलता यानी प्रबलता क्या हो जाएगा? उसका स्ट्रॉन्गनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे डेंजर ये क्या है? H2SO4 है। इसी को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, और यही बैटरी में भरा जाता है। किस में भरता है? तो बैटरी में, ठीक है। आई आप बैटरी समझ पा रहे हैं। बैटरी में कौन सा अम्ल भरा होता है? तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है। और इसी को रसायनों का राजा कहते हैं। अम्ल का pH 7 से कम होता है, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 विशेषता का किसका था? तो अम्ल का था। अब हम समझते कि अम्ल के कौन कौन से स्रोत होते हैं, यानी कौन कौन से स्रोत के माध्यम से हम एसिड को प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले इसको हम हिलाते हैं। जादू काम कर गया। तो देखिए, इसको समझने से पहले नहीं, एक और ही समझ लीजिए किसका? अम्ल का विशेषता। एक और लास्ट है, एक और ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम समझेंगे अम्ल के स्रोत। उसके पहले एक और विशेषता हम बता रहे हैं आपको। देखिए, अम्ल की अगर हम बात करें एसिड की, ठीक है, तो ये नीले तो अम्ल जो है ना, नीले लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। कैसे कर देता है? लाल यानी रेड। अब कहिएगा सर आप यहाँ से फिर ये लिटमस पत्र क्या ला दिए? तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, लिटमस पत्र एक ऐसा सूचक है। क्या है? सूचक। सूचक का मतलब होता है किसी चीज़ का सूचना बताएगा, ठीक है। लिटमस पत्र एक सूचक है। अब गौर से सुनिएगा, क्या हम सभी अम्लों को चीखकर ही बता सकते हैं, टेस्ट लेकर ही बता सकते हैं कि वो अम्ल की कैसा है? ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी इन दोनों अम्ल को, चाहे सबसे जो खतरनाक अम्ल था किंग ऑफ एसिड, अगर इसको हम चीखेंगे ना तो जीभ अगले बार पता नहीं कहाँ चल जाएगा, उड़ जाएगा। कहने का मतलब खतरनाक एसिड है तो उनको हम चीख के थोड़े बताएंगे, किसी सूचक की सहायता से पता करेंगे। तो अगर कोई अम्ल है तो इसका मतलब कि वो नीला लिटमस पत्र को वो लाल कर देगा। कैसे कर देगा? लाल। तो हम समझ जाएंगे कि सर ये अम्ल था, इसको नहीं चीखना चाहिए था, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि सर लिटमस पत्र क्या है। तो लिटमस पत्र इज जस्ट लाइक सूचक। यह एक सूचक है जो थैलोफाइटा
तो यहाँ पे हमने कहा कि लिटमस पत्र एक सूचक है जो थैलोफाइटा डिवीजन के लाइकेन से प्राप्त किया गया है। अब कहीं सर थैलोफाइटा का हो गया, अब तो बार बार एक ही में एक। देखिए एक चीज़ और बात समझिएगा, आप नया नया चीज़ सीखने जा रहे हैं तो जितने भी शब्द आएगा ना सबको तोड़ ताड़ कर बताएंगे हम। आपने समझा कि लिटमस पत्र एक सूचक है जिस सूचक की सहायता से हम अम्ल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूचक जो है ना थैलोफाइटा डिवीजन के लाइकेन पादप से प्राप्त किया गया, सॉरी कवक से। किसे? कवक से, लाइकेन कवक से प्राप्त किया गया है। देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि थैलोफाइटा एक डिवीजन है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो थैलोफाइटा एक डिवीजन, एक क्या है, संघ है जिसमें कवकों को रखा गया है। और कौन से कवक? तो लाइकेन कवक, यानी ये लाइकेन कवक से बनाया गया है। और पहले के समय में ना एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, नहीं जी, कार्लिनियस। क्या नाम था उनका? कार्लिनियस। तो कार्लिनियस जो थे ना, इन्होंने लाइकेन को पादप जगत में रखा था और बाद में इसको काट के कवक जगत में रखा गया था। लौक नहीं, कवक जगत में, ठीक है। तो लाइकेन पादप से प्राप्त किया गया क्या चीज़? लिटमस पत्र, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब याद कैसे रखिएगा, तो अगर किसी के शरीर पर हम अम्ल फेंकते हैं ना, अम्ल फेंक देते हैं तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। इसका मतलब कि अम्ल फेंकेंगे कहाँ? वहाँ किसी के शरीर पर या नीला लिटमस पत्र पर, वो कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा, ठीक है। या एक और तरीका इसके लिए है, उसके लिए आप याद रख सकते हैं ABR, याद रख सकते हैं क्या चीज़? ABR, यानी एसिड जो है ना ये ब्लू लिटमस पत्र को रेड कर देता है। क्या कर देता है? रेड कर देता है। तो ये उसकी लास्ट विशेषता थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम फाइनली समझ लेते हैं कि अम्ल के स्रोत या सोर्स ऑफ एसिड क्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि संतरा या नींबू के अंदर मिलता है सिट्रिक अम्ल। स से संतरा, स से सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद सेब जो होता है इसके अंदर मिलता है मौलिक अम्ल। क्या मिलता है? मौलिक अम्ल। देखिए जब भी मार्केट में हम जाते हैं ना तो सेब को मुलाई करते हैं कि 1 रुपया है सेब, मुलाई, सेब का मुलाई करना यानी मौलिक अम्ल, ठीक है। इमली लगभग जानते हैं, वो कुछ इस तरह के शेप में होता है, ठीक है, इस तरह के शेप में होता है इमली, लगभग पुपुई के समान है। अब इसको दाबेंगे जब तो टर की आवाज़ करेगा ही, पुपुई को दाबते हैं जब तो टर की आवाज़ करता ही। तो पुपुई यानी इमली के अंदर मिलने वाला जो अम्ल है उसका नाम है टार्टरिक अम्ल। क्या है? टार्टरिक अम्ल, याद रखिएगा। और सिरका को तो खड़े याद रखिएगा, इसमें मिलता है एसिडिक अम्ल। क्या मिलता है? एसिडिक अम्ल। दही के अंदर लैक्टिक अम्ल मिलता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो खुद रिलीज करता है दही के अंदर क्या चीज़? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो दही के अंदर कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल मिलता है। उसी तरह टमाटर के अंदर मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल? तो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। अमाशय के अंदर तो हम बताएं कि अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। उसी तरह चाय के अंदर क्या मिलता है? तो टैनिक अम्ल मिलता है। चाय के अंदर सुबह खींचते हैं, उसके अंदर कौन सा अम्ल मिलता है? तो टैनिक अम्ल। अब कहे सर चाय को तो पीते हैं लेकिन खट्टा नहीं लगता है, तो दोस्तों उसमें चीनी मिला दिया जाता है और उसमें पानी भी मिला दिया जाता है। यानी चाय के अंदर जो अम्ल है ना वो दुर्बल अम्ल है, काफ़ी कमज़ोर है। केवल चाय पत्ती फाँक के देखिएगा, थोड़ा आपको खट्टा लगेगा। तो उसके अंदर कौन सा अम्ल है? तो टैनिक अम्ल है। और लास्ट में है ललकी चींटी, लाल चींटी, ललकी चींटी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ये चींटी है ना, जब ये काटती है तो उसके डंक में एक अम्ल होता है जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और उस अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो चींटी के डंक में या लालका चींटी हो चाहे करियकी चींटी हो, सबके अंदर या उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये कहानी था किसका? केवल अम्ल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा यस या नो कि कितना आपको समझ में आया। तो हमने इस सेशन में क्या पढ़ा? बहुत सारे अम्ल की कहानी पढ़े थे, ठीक है। तो अम्ल की कहानी ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भस्म की कहानी पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।